नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन्स की। एक ऐसी टीम जिसने सभी को इंप्रेस किया लास्ट एडिशन, जिस तरीके से वो खेली थी। सबसे इंपॉर्टेंटली जिस तरह से कप्तानी करी असलम नामदार ने, वो कभी डिफेंडर भी बन गए, कभी रेडर भी बन गए, ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे थे। कप्तानी बड़ी जबरदस्त करी, पर उनको साथ जो था पूरी टीम का मिला। चाहे मोहित गोहित की बात कर ले, पंकज मोहिते की बात कर ले, या फिर हम बात कर लेते हैं शादलू की, जिनको अब वो रिलीज कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल उठे थे कि शादू को क्यों रिलीज किया। मैंने, आदिल भाई ने, हम सबने ये सवाल उठाया कि यार उनको रखना चाहिए था, पूरी टीम उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाती। बट आपको बताया कि पर्स की लिमिटेशन होती है, हर किसी को आप रख नहीं सकते। उन्होंने सोचा नहीं सोचा ऑक्शन में शादू को लेने का नहीं लेने का, ये सवाल है जो भी आदिल से मैं पूछने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे सवाल है पुनेरी पल्टन्स को लेकर के, कैसे खेलेगी, क्या खेलेगी, डिफेंस इनका कमजोर तो नहीं होगा शादू के जाने से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शादलू से ही, क्योंकि हॉट टॉपिक तो वही है। और फॉरेन प्लेयर्स का जब भी नाम आता है, शादलू इस वक्त पिनिकल पर बैठे हुए हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। आपको लगता था कि इन्होंने एक तो रिलीज किया शादलू को, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इनकी स्ट्रेटजी थी ऑक्शन में शादलू को लेने की, या फिर ये अपने दिमाग में बना कर आए थे कि चलो अब शादलू गया तो गया, अब हम उनके अराउंड टीम जो है अपनी डेवलप कर सकते हैं, उनके अलावा अब खिलाड़ियों को लेकर आते हैं। क्या लगा? पहले तो बिल्कुल ये शादलू को रिलीज नहीं करना चाहते थे, लेकिन शादलू को रिटेन रखने के लिए उनको 2.35 करोड़ रुपए देने होते, प्लस 10% और ज्यादा लगता है इस सीजन में और रिटेन करने के लिए। तो इतना बड़ा पर्स अमाउंट उनको सिर्फ एक खिलाड़ी पे खर्च करना पड़ता, और उसके बाद फिर अपनी पूरी टीम जो है उनको भी, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी भी सैलरी इंक्रीज होगी डेफिनेटली, तो उनको भी कहाँ से पैसे देते, पर्स लिमिट है। तो इसीलिए उनको शादलू को रिलीज करना पड़ा, और रिलीज करने के बाद उनके पास पर्स अमाउंट सिर्फ 2.12 करोड़ का बचा। 2.12 करोड़ में शादलू को खरीदना, उसके बाद एटलीस्ट 18 प्लेयर्स के स्क्वाड खड़ी करना, यह थोड़ा मुश्किल था पुनेरी पल्टन के लिए। इसीलिए शादलू को रिलीज करना बेटर ऑप्शन था। शादलू को रिलीज करना बेटर ऑप्शन था, ये तो आदिल कह रहे हैं, लेकिन फैंस जो है पुणे के वो नाराज जरूर होंगे। बिल्कुल नाराज होंगे। को क्यों रिलीज कर दिया आपने, क्योंकि डिफेंस जिस तरीके से उस बंदे ने संभाला था, और बेस्ट डिफेंडर थे लास्ट एडिशन के। और हरियाणा स्टीलर्स में गए, वो तो अच्छा एडिशन लेकर आएंगे हरियाणा स्टीलर्स में। हालांकि वहां भी कुछ चैलेंजेस हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। हरियाणा की वीडियो बहुत जल्दी हमारी आ चुकी होगी, तो उसको प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, उसको मत भूलिएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द कोच बीसी रमेश। उसके बाद हम टीम कॉम्पोजिशन पर बात करेंगे। बीसी रमेश से हमने भी काफी इंटरेक्ट किया, अभी ऑक्शन में भी गए थे, तो उनसे बैलेंस के बारे में पूछा। इज हैप्पी, सेटिस्फाइड। कैसे देखते हो आप कोच बीसी रमेश को? क्योंकि आपने भी सवाल पूछे हैं, मैंने भी सवाल पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कूल काम पर्सनालिटी दिखती है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जो बाकी खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस में वो दिख रहा है। बिल्कुल कूल और काम तो बहुत ज्यादा है बीसी रमेश जी। और वो इसलिए भी है क्योंकि जो उनके प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जब हमने जरूर शादलू की बात करी, बहुत अच्छा उन्होंने खेला भी था, 99 टैकल पॉइंट्स लगाए थे पिछले सीजन। लेकिन सिर्फ शादलू ही पे डिपेंडेंट नहीं थी पूरी टीम। गौरव खत्री बहुत अच्छा डिफेंस कर रहे थे, साथ में अभिनेश नादराजन, फिर संकेत सावंत, ये तीनों मिलके बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे थे शादलू को, जिस वजह से शादलू का गेम और ज्यादा निखर के आया। उसके अलावा रेडिंग में बात करें तो असलम इनामदार, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, आकाश शिंदे, ये सब थे। तो ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो टीम जीत भी पाई। तो बिल्कुल, और ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि कोच जो है बीसी रमेश, वो थोड़ा काम है, वो बहुत ज्यादा डांटते नहीं है, फटकारते नहीं है, प्लेयर्स को अच्छे से समझाते हैं, और उनके गाइडेंस बहुत काम आता है प्लेयर्स के। और दूसरी बात यह है कि पुणे की टीम जैसे वो खेली थी लास्ट एडिशन में, अगर वो नहीं जीती तो ज्यादा दुख होता, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, डोमिनेटिंग। जैसे हमने इंडिया के बारे में कहा था ना, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच इंडियन क्रिकेट टीम हारी थी, तो वो वर्ल्ड कप बेसिकली इंडिया का था। उसी तरीके से लास्ट एडिशन पीकेएल का पुनेरी पल्टन्स का ही था। अगर कोई और ले जाता तो बड़ा दुख होता। पूरे लीग में एक तरफा डोमिनेट किया था। बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा चेंज करते हैं, रोल रिवर्सल करते हैं। आप डिफेंडर से शुरुआत करते हैं, जो स्क्वाड में के डिफेंडर है, पहले उनसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं टीम का नाम लूंगा, जो खिलाड़ी हैं आदिल भाई अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। उस पे डिफेंडर में संकेत सावंत, अभिनेश नटराजन, गौरव खत्री, दादसाव, शिवाजी पुजारी, उसके बाद तुषार दी अदवड़े हैं, उसके बाद वैभव बी कामले हैं, मोहित है, अली हादी है, अमन है, मोहम्मद अमान है, विशाल है और सौरभ है। कैसे देखते हो आप इस डिफेंस को? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो 4 मेन डिफेंडर जो टीम में होने वाले हैं, स्टार्टिंग 7 का जो हिस्सा होने वाले हैं, वो पहले राइट कॉर्नर पे होंगे गौरव खत्री डेफिनेटली, और दोनों कवर पोजीशन पे अभिनेश नादराजन और संकेत सावंत होंगे। और लेफ्ट कॉर्नर का जो पोजीशन होगा वो मोहित संभालेंगे। मोहित वही खिलाड़ी हैं जो हरियाणा स्टीलर्स का लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे थे।
हरियाणा स्टीलर का लेफ्ट कॉर्नर पुनेरी पल्टन आया है और पुनेरी पल्टन का लेफ्ट कॉर्नर हरियाणा स्टीलर चला गया है। तो ये थोड़ी सी अदला बदली स्वैपिंग हुई है। तो वो मोहित खालर जो है वो लेफ्ट कॉर्नर देखेंगे। तो ये 4 इनके डिफेंस रहेंगे। बाकी इसके बाद जो भी हैं, जैसे दादोसो पुजारी हो गए या कामले हो गए, तो ये लोग बाद में फिल इन करेंगे अगर कोई बाहर चला जाता है या सब्स्टिट्यूट के रोल पे ये लोग आएंगे। बिल्कुल। अब ऑलराउंडर्स पर बढ़ते फटाफट। असलम इनामदार एक फ्यूचर सुपरस्टार, अभी भी करंट सुपरस्टार है, बट फ्यूचर में और बहुत बड़ा नाम हो सकता है असलम इनामदार, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उनका भी इंटरव्यू हमने किया, अगर आपने नहीं देखा तो कबड्डी अड्डा के चैनल पर जाके डालेगा, अपने आप उनका इंटरव्यू आ जाएगा उनकी जर्नी के बारे में। 2 ऑलराउंडर्स हैं, असलम इनामदार और आमिर हसन नूरोजी। कैसे देखते हैं आप इसको? असलम इनामदार के बारे में क्या ही बोले, क्या खिलाड़ी हैं वो। उन्होंने जो पहले सीजन उन्होंने अपनी कप्तानी करी, लास्ट सीजन वो उनका पहला कप्तानी वाला सीजन था, उसी में उन्होंने जीत भी दिला दी टीम को। और न सिर्फ उन्होंने इस बलबूते पे दिल दिलाई, बल्कि वो अपने टीम के हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर भी थे। उन्होंने 163 पॉइंट्स लगाए थे, जिसमें 144 उनके रेड पॉइंट्स थे और बाकी के टैकल पॉइंट्स भी थे। तो वो टैकल में भी हाथ बटाते हैं, रेडिंग बहुत अच्छा करते ही हैं, और कप्तानी उन्होंने जैसे संभाली है बहुत कमाल। और आमिर नूरोजी अभी नए हैं, तो देखना होगा कि वो कैसे खेलते हैं। बिल्कुल। और डेफिनेटली असलम इनामदार एक ऐसा नाम है जो मैं अभी भी कहता हूं कि अभी तो सुपरस्टार है, बट आने वाले टाइम में बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ पीकेएल में पुनेरी पल्टन्स के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस है, बल्कि इंडिया में मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। बिल्कुल उसमें तो जीता है, बट आगे का मुझे फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है उनका। और सबसे अच्छी बात है कि कैमरा प्रेजेंस जैसे वो बात करते हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कप्तानी करी, आई थिंक शब्द नहीं अगर हम उसको डिस्क्राइब करें, जैसे वो टीम को लेकर के चले। सेकंड एडिशन में जैसे आदिल बता रहे कि दूसरी एडिशन जब उन्होंने कप्तानी करी और उसके बाद मैच जिता दिया। लेट्स टॉक अबाउट द रेडर। आदिल भाई, रेडर्स की अगर हम बात करते हैं तो आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे, मोहित गोयत, पंकज मोहिते, रेडर्स की पूरी फौज है पुनेरी पल्टन के अजीत वी कुमार और आर्यवर्धन नवाले। क्या कहते हैं? पूरी फौज है रेडर्स के इनके पास है। वी अजीत कुमार को तो ऐसे एडिशन ऐड किया है, जब ऑक्शन हो रहा था वी अजीत कुमार किसी और टीम में जा सकते थे जहां पे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देखिए उनके पास ऑलरेडी मोहित गोयत है, असलम इनामदार हैं, पंकज मोहिते हैं, आकाश शिंदे हैं, आदित्य शिंदे हैं। ये सब ऐसे रेडर हैं कि फ्रंट लाइन रेडिंग कर सकते हैं, 1 मैन रेडर हो सकते हैं ये सारे के सारे। इसके ऊपर उन्होंने वी अजीत कुमार को ऐड किया है। तो रेडर की पूरी फौज है इनके पास कि अगर एक गया तो दूसरा पॉइंट लाएगा, दूसरा गया तो तीसरा, तीसरा गया तो चौथा। 6 रेडर्स ऐसे रेडर्स हैं जो कभी भी मैच पलट सकते हैं, कभी भी मैच पलट सकते हैं। अब क्विकली 2 क्वेश्चंस और रखे हैं जो मैं आदिल से पूछूंगा। सबसे पहले जो हमने बात करी थी बेंगलुरु बुल्स की, जिसमें उन्होंने बताया था कि यार बेंगलुरु की डिफेंस में प्रॉब्लम दिख रही है। इस टीम में कहाँ प्रॉब्लम दिख रही है आपको पुणे के? सिर्फ एक लेफ्ट कॉर्नर जो मोहित कालर जो हरियाणा स्टीलर्स से आए हैं, उनका पिछला सीजन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था। हालांकि डिसेंट परफॉर्मेंस थी पूरी सीजन में, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था। तो हो सकता है कि ये कोई कमजोर कड़ी हो वहां पे, लेकिन जैसे कि बीसी रमेश हैं कोच और बाकी टीम परफॉर्म करती है, पूरा डिफेंस एक साथ टूट पड़ता है किसी भी। और सिर्फ डिफेंस सिर्फ मेन डिफेंडर नहीं, बल्कि असलम इनामदार और मोहित गोयत, ये दोनों भी डिफेंस में हाथ बटाते हैं। ये दोनों राइट इन लेफ्ट इन पोजीशन पे खड़े रहते हैं, और जिस कॉर्नर के साथ दोनों खड़े रहते हैं उनको साथ में पकड़ने में बहुत आसानी होती है। तो ये मिलके हो सकता है मोहित कालर को और अच्छा बना भी दें इस सीजन, बना भी दें। और फटाफट लास्ट सवाल जो आदिल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, वो ये बताओ मुझे कि जो कॉम्पोजिशन है हमारे सामने टीम की, रेडर में कौन है, डिफेंस में कौन है, ऑलराउंडर में कौन है, कोच वही आपके पास, आपने एक शार्दुल को रिलीज किया है। इज दिस टीम कैपेबल इनफ कि वो अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी इस कंपोजिशन? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पूरा इनमें इतना पोटेंशियल है इस पूरी टीम में कि अपने टाइटल को डिफेंड कर सकती है। जरूर हम बोलेंगे कि मोहम्मद रजा शादलू की कमी जो है वो जरूर खलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ था उनका पिछला सीजन, लेकिन इकलौता हाथ उनका नहीं था। बहुत बड़ा हाथ जरूर था लेकिन इकलौता हाथ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मिलकर अच्छा परफॉर्मेंस किया, तब जाके पुनेरी जीती थी। अब उनके एब्सेंस में मोहित खालर आए हैं, तो हो सकता है वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देते वहां पे। तो ओवरऑल टीम बहुत अच्छी है और बिल्कुल अपना जो टाइटल है वो डिफेंड जरूर कर सकती है और नहीं कर सकती तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है आप बताएगा, कि आपका बताना बहुत जरूरी है। चैनल पे करीब 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ रह गए हैं, बस आप उसको पूरा कर दीजिए। जितना प्यार आपने दिया, लाइव का जैसे प्रॉमिस किया, लाइव जल्दी करेंगे और पूरा एनालिसिस करेंगे आपके लिए, और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।